वेलकम टू माय अकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अभी आपके नोट्स पर ऑफर चल रहा है तो कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, अमूर्त। ठीक है, बच्चे का विचार अमूर्त कब होता है, जब वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं भी होती है, बच्चा उनके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है। ठीक है, तो सिंपल से आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, क्योंकि इसी में बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। बाकी शैशवावस्था में आप सभी को पता है कि जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। प्रारंभिक बचपन में जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, और मध्य बचपन में बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो मूर्त चिंतन करता है। ठीक है, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने होती हैं उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, बट अमूर्त चिंतन कब करता है, जब वो किशोरावस्था में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम करता। ऑप्शन क्या दे रखा है, स्वतंत्र होते हैं वह उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है इसमें जो बच्चा होता है वो सीखने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। यानी क्या होता है, बच्चा यहाँ पर एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जो गतिविधियाँ होती है बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। देखिए, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो टीचर होता है यहाँ पर उसका रोल क्या होता है, सीखने को सुगम बनाना। ठीक है, यानी कि सुगमकर्ता की तरह काम करता है टीचर। ठीक है, यानी बच्चे को जहाँ पर दिक्कत आती है वहाँ पर बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करता है ना। तो टीचर क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर, यानी कि सुगमकर्ता होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, निर्देश देने वाला नहीं होता है। को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है, जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है। देखिए, कभी भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो तो वहाँ पर जो बच्चा होता है वो चीज़ों को रटता नहीं है, कुछ एक्टिविटी, ठीक है, सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय प्राणी है, फिर से ये निष्क्रिय वर्ड आपको देखने को मिल गया। बच्चा निष्क्रिय होगा ही नहीं, बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। ठीक है, जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत है नहीं। जो टीचर होता है वो एज ए फैसिलिटेटर, यानी कि सीखने को सुगम बनाने वाला होता है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, समावेशी शिक्षा की बात हो, तो कभी भी पृथक करने की बात आ जाए ऑप्शन में, या फिर अलग अलग करने की बात आ जाए, नामांकित करने की बात आ जाए, लेबलिंग करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये सभी को समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अलग करने की बात की जा रही है, पृथक करने की बात की जा रही है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या दे रखा है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनके सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। फिर से वही वाला वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, नामांकित करना आ जाए, लेबलिंग करना आ जाए, अलग करना आ जाए, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके यहाँ पर गलत होंगे, आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड है ना, तो ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन क्या है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। फिर से ये वाला गलत हो जाएगा। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या कहती है, सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और एज पर नीड, यानी जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड की जाए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनकी की जो IQ होती है 140 प्लस होती है, इसके साथ साथ जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, यानी जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, है ना, अगर आप इनको सामान्य बच्चों की तरह ही एक्टिविटी कराएंगे तो क्लासरूम में क्या करते हैं, निरस्ता फील करते हैं, बोरियत फील करते हैं, क्योंकि ये जो सामान्य बच्चों से होते हैं उनसे ज़्यादा ही पहले क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए चैलेंजिंग भरे कार्य देने चाहिए। ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। देखिए,
कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं देने हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका कि जो आंसर होता है बिल्कुल फिक्स्ड होता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन आप दे सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कर दें कि हमारे भारत में जो पानी बचाव है उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या फिर आपके गांव में, आपके शहर में, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर पानी बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा, अलग अलग उत्तर देगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन देने चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं, यानी कि अभिमुखी या फिर यहाँ पर अभिसारी भी लिख सकता है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन बच्चों को देने चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, देखिए कभी भी बच्चों को निर्देश देने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि जो टीचर है एनईपी और एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, सुगम करता है, सीखने को सुगम बनाने वाला होता है, ठीक है। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, देखिए जो एनईपी और एनसीएफ को क्या कहता है कि कभी भी बच्चों को रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है, रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, बच्चा कुछ एक्टिविटी गतिविधि करके किसी चीज़ के बारे में जाने सीखे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ये 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। अब देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, यानी कि जो अधिगम अक्षमताएं होती है, उसमें कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं आपकी। तो देखिए जो बच्चा पठन वैफल्य से जूझ रहा है, यानी कि जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है, जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता है, ये बच्चा वाज को सा पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 12 को 21 पढ़ सकता है, क्योंकि इसको पढ़ने में दिक्कत आती है, जो लेटर होते हैं वो बच्चों को रिवर्स दिखाए थे, मिरर इमेज बच्चों को यहाँ पर शो होती है। तो ऐसा नहीं कि आप इनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से इनको बता पाएंगे कि डिसलेक्सिया, ये बच्चे समाज में नॉर्मली रहते हैं, जैसे जो सामान्य बच्चा रहता है समाज में अच्छे तरीके से घुलता है, ठीक है, दूसरों दोस्तों के साथ में अपना खेलता है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सिर्फ इनको पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो इनके सामाजिक संदर्भ को आप जानकर ये नहीं बता सकते कि किस बच्चे को डिसलेक्सिया है, किस बच्चे को नहीं है ना। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, ऐसा नहीं कि बच्चे स्वस्थ नहीं होते, शारीरिक रूप से भी ये स्वस्थ होते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम नहीं बता सकते। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब आप बच्चे को देखेंगे कि जब वो रीड कर रहा है चीज़ों को तो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, अब जब बच्चा चीज़ों को सही तरीके से पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा भी गलत ही, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, अगर आप उसके पढ़ने और लिखने का परीक्षण करें तब आप बता सकते हैं कि किस बच्चे को डिसलेक्सिया है, किस बच्चे को डिसलेक्सिया नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। अब देखिए जो बच्चा है वो सही तरीके से चीज़ों को रीड ही नहीं कर पा रहा है, ऐसे में उसके सामने जटिल समस्या देना ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। ये तो अधिगमकर्ताओं को चीज़ें सीखने में हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे के समाज के बारे में जानते हैं, संस्कृति के बारे में जानते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा उसको टीचर के द्वारा महत्व दिया जा रहा है, उसके क्वेश्चनों को सुना जा रहा है, तो ये तो बढ़िया चीज़ है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान नहीं देना पड़े, यही बात यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक प्रभावशाली पद्धति नहीं है। जो टीचर होता है उसका कार्य होता है बच्चों को सिखाना, ठीक है, और जो बच्चा होता है वो स्कूल में आता ही इसलिए ताकि जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से वो सीख पाए। बच्चे तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, खुद ही चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट जो टीचर होता है वो क्या करते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन देता है, एक सही दिशा देता है ना। तो यहाँ पर ट्यूशन के लिए कह देना ये बिल्कुल गलत चीज़ है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है, यानी जैसी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको शिक्षण सहायता उपलब्ध कराएं, जो बच्चे का लक्ष्य हो उसके वहाँ तक पहुँचने में बच्चे की हेल्प करें, है ना। तो ये भी बात सही है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग करते हैं, ठीक है, 3 से 4 बच्चों का आप ग्रुप यहाँ पर बना सकते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे से भी चीज़ों को सीखते हैं, है ना, अपने विचार को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये भी सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आप लोगों को विकास के आयाम बताए हुए थे, विकास के क्षेत्र बताए हुए थे, कौन कौन से आपके होते हैं। एक तो मैंने बताया हुआ था फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, जिसके अंतर्गत आपका जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ था संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, हमारे मस्तिष्क का विकास। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ था सामाजिक विकास, और इसी के अंतर्गत आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास या फिर भावनात्मक विकास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा पूछ रखा है कि जो बच्चे की लर्निंग होती है इसमें उसके शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का क्या रोल होता है ना। अब देखिए जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कभी हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, कभी फीवर हो जाता है, तो क्या हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं, हमारी लर्निंग वहाँ पर हो पाती है? नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है ना। तो एक पक्ष क्या करता है यहाँ पर दूसरे पक्ष को भी प्रभावित करते हैं, यानी सारे के सारे पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा यही पूछ रखा था। जैसे कि मान लीजिए आप इमोशनली रूप से सही नहीं है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, तो क्या उस टाइम आप चीज़ों को सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते हैं। तो जब तक आप इमोशनली रूप से अच्छे ना हो, है ना, आज आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा ना हो, सामाजिक माहौल अच्छा ना हो, ठीक है, तब तक आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं, या फिर जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो। तो ये चारों ही पक्ष विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था कि जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है और जो सांवेगिक अवस्था होती है का कोई प्रभाव नहीं होता? नहीं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। का कोई आपसी संबंध नहीं होता है, नहीं, ये चारों ही पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। बट यहाँ पर दो पक्षों की बात की गई है, तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कि भूमिका नगण्य होती है, ये भी बात यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। आगे देखते हैं, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग की यहाँ पर बात की जा रही है। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। बिल्कुल सही बात है। एज ए टीचर ग्रुप में आपका यही रोल है कि जो भी बच्चा जो को सीखना चाह रहा है आप उसके लिए उसको मोटिवेटेड कीजिए, ठीक है, उसके मनोभाव को समझिए। तो ये बात तो आपके यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। देखिए कभी भी विद्यार्थियों को उनके योग्यता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, नामांकित नहीं करना है, ठीक है, कि हर बच्चे में अपनी एबिलिटी होती है, अपनी क्षमता होती है, ठीक है। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सीखता है, तो इसलिए उसको वर्गीकृत या फिर नामांकित करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। देखिए इसमें भी सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इसके अलावा इसमें भी दे रखा है, यानी हमारा फर्स्ट या फिर थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए थर्ड तो इस दोनों में दे रखा है, तो इसका मतलब कि थर्ड तो हमारा सही है। सिर्फ हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। देखिए कभी भी विविधता की उपेक्षा नहीं करनी है। जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है, उसकी उपेक्षा करना यानी कि उसका एक तरीके से मजाक उड़ाना या फिर उसको महत्व ही ना देना, है ना, ये बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व करने हैं, ठीक है। फटाफट से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है, और आपको यहाँ पर अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच जाना है। सारे ऑप्शन आपको रीड करने नहीं बैठने हैं, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन को रीड करेंगे तो आपका टाइम यहाँ पर निकल जाएगा, और जो बाकी के सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में उतना बचाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड ऑप्शन को रीड ही नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में भी दे रखा था और थर्ड में भी दे रखा था, तो सिंपल से हमें पता चल जाएगा था कि थर्ड ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही है ही, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फोर्थ को चेक कर लिया था, बट यहाँ पर हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे डिबेट करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने विचारों को भी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो ये भी बात सही है। तो यानी फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी लर्निंग होती है ना, ये क्या होती है, एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा जो सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि ये प्रक्रिया कैसी है, जैसे कि विकास के बारे में पूछ रहे कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, 99% तक केस में कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जो कि सरल होगी, ठीक है। सारी की सारी प्रक्रिया कैसी होंगी, जटिल होंगी, है ना। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन की तरफ जाइएगा कि अधिगम क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, विकास क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो सरल वाले ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है, एक रेखी नहीं होता है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी आपका कट गया और इसके साथ में ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ये और मतलब पहले ही कट गया था, ठीक है। जटिल या तो ये वाला होगा या तो ये वाला हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था जो निष्क्रिय वर्ड होता है, ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सिंपल से यहाँ पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि आप अपने मतलब कि अगर आपको चीज़ें नहीं भी पता है तो सिंपल सा ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपने राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आप लोगों को एक अलग से क्लास में कराऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि इस चीज़ को समझ भी लेते हैं, जो अधिगम होता है क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। देखिए जब हम लर्निंग कब कर पाते हैं, जब हम एक्टिव होते हैं, ठीक है, सक्रिय हो, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तभी तो हमारा अधिगम होगा। तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और एक्टिव मतलब कि सक्रिय रह करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। देखिए जब भी विविधता की बात हो, ठीक है, वो भी कैसे विविधता, बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता भी हो सकती है, सामाजिक तौर पर भी विभिन्नता हो सकती है क्योंकि हर बच्चे के अलग समाज होते हैं, है ना, अलग कल्चर हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, अलग धर्म हो सकता है, अलग भाषा हो सकती है। तो इसको क्या करना है, सम्मान देना है, ठीक है, इसको एक संसाधन के रूप में देखना है। जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना, अनेक समाज के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या ये हमारे लिए गलत चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं। हम उन लोगों से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या कर रही है, एक रिसोर्स का काम कर रही है, एक संसाधन का काम कर रही है। तो एज ए क्लासरूम, एज ए टीचर के रूप में आपको यही चीज़ फॉलो करनी है ना। तो इसे टालना है नहीं, उपेक्षित करना है नहीं, इसे समझना है, ठीक है, इसको एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में देखना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनदेखा, इसे अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, ठीक है। कभी भी क्लासरूम में प्रतिस्पर्धी यानी कि जो कंपटीशन वाला वातावरण होता है इसको तो क्रिएट करना ही नहीं है, बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है ना। जैसे कि टीचर होते हैं, कह देते हैं कि टेस्ट लेंगे, आज देखते हैं कितना किसका नंबर यहाँ पर आता है। तो इस तरीके की चीज़ें कभी भी क्लासरूम में क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि बच्चे का ध्यान वहाँ पर सीखने पर नहीं होता है, एक दूसरे से ज़्यादा स्कोर करने पर चला जाता है। तो इसलिए कंपटीशन वाला यानी कि जो प्रतिस्पर्धा वाला वर्ड है ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड होता है ना। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा वातावरण तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। भयावह यानी कि क्या डर वाला वातावरण आप क्रिएट करेंगे, नहीं, आप कैसा वातावरण क्रिएट करेंगे, सहयोगी वातावरण, जिससे कि बच्चा एक दूसरे से सहयोग करके चीज़ों को सीख सके, है ना। तो ये हो गया, वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय यानी कि किसके अलावा, तो प्रतिस्पर्धिक वातावरण के अलावा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए जो पाठ होता है ना, ये बच्चों को कब दिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है ना, उसको वहाँ पर दिक्कत आ गई, जो टीचर होता है वो क्या करता है, वहाँ पर स्कैफोल्डिंग बच्चों को प्रोवाइड करता है, यानी कि हल्का सा संकेत देगा, हल्का सा इशारा देगा, ठीक है। कई बार टीचर क्या करते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है तो कुछ टीचर होते हैं जो कि थोड़ा सा हिंट देंगे, है ना, तो बच्चा क्या करता है, फिर उसी हिंट को समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाता है। तो जो टीचर है वो क्या कर रहा है, स्कैफ होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यही होता है आपका स्कैफ होल्डिंग। इसके बारे में बात की थी लेव वाइगोस्की ने, यानी जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आए, है ना, चीज़ें उसको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ हल्का सा हिंट देना है, संकेत देना है ना।
तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। नहीं, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, उसके कार्य पूर्ण करने पर बल नहीं देना है। अगर बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा तो कार्य तो वो अपने आप ही पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। वे कार्य देना जो बहुत सरल है, देखिए कभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सरल या फिर बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं देने, बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग ही उसको कार्य देना है। ठीक है, बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, यानी सिर्फ बच्चों में कंपटीशन कराना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है हमें उसके बारे में फिर से यहाँ पर बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। यानी जो बच्चा देखता है, जिन चीज़ों को सुनता है, ठीक है, जो एक्टिविटी अपने आसपास देखता है उसके अकॉर्डिंग अपने ज्ञान की संरचना वो स्वयं करता है। ठीक है, खुद ही चीज़ों के बारे में जानता है ना, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बट जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। नहीं, जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान के निर्माण स्वयं करते हैं। जो टीचर होता है वो उसके सीखने को एक सही डायरेक्शन देता है, उसके सीखने को सुगम सरल बनाता है ना। ऐसा नहीं कि बच्चा को जानता ही नहीं है। ये बात कही थी आपके जॉन लॉक ने। उन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चा होता है कोरी पटिया की तरह होता है और जो टीचर होता है इसके अंदर ज्ञान को भरता है ना, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। अब क्या है कि जो बच्चा है वो एक पौधे की तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए जो पौधा है, कोई बच्चा एक पौधे की तरह होता है जिसमें जो जैसे एक माली होता है ना, पौधे को सींचता है, ठीक है, उसको पानी वगैरह देता है, उसकी देखभाल करता है, तो इसी तरह बच्चा होता है। ठीक है, तो बच्चा, पौधा तो अपने आप ही ग्रोथ करता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप ही ग्रोथ करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा होता है। बट जो टीचर होता है वो एक माली की तरह काम करता है। जैसे जो माली वो अपने पौधे की देखभाल करता है, सींचता है उसको समय समय पर, है ना, वैसे जो टीचर है ये क्या करता है, बच्चों को जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये भी नहीं होगा आपका, मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सही नहीं है उसी के बारे में पूछ रखा था। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे स्वयं सोच सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है स्वयं नहीं सोच सकते। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बिल्कुल सही बात है। उनमें आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं बार बार क्वेश्चन करेंगे, हर चीज़ से रिलेट करके आपके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो क्या आपने बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए कहा है? नहीं, बच्चा खुद क्वेश्चन कर रहा है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे घर में लगभग 2 से लेकर के 7 साल तक की बच्ची है, बगल में, मतलब बगल में ही रहती है, घर में नहीं। तो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करती है, मतलब कुछ भी हर एक चीज़ के लिए क्वेश्चन करती है। तो बच्चे क्या होते हैं, जन्म से ही क्यूरियोसिटी होते हैं, यानी कि उनके अंदर जिज्ञासा होती है हर चीज़ को लेकर के। ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, ये काम क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपका पूछा था क्या सही नहीं, तो 3 बातें तो बिल्कुल सही थी, है ना। यहाँ पर एक ही बात सही नहीं थी, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों का विद्यालय में असफल होना, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। चाहे बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से आए, किसी भी समाज संस्कृति से आए, अगर क्लासरूम में उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, तो हर एक बच्चा सीख सकता है। एज ए टीचर के रूप में आपको यही वाला धारणा लेकर के चलना है ना। तो ये नहीं होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे जो विद्यालय होता है वही बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर उसको एक सही डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाया, तभी जो बच्चा है वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो बच्चे के अंदर कमी नहीं होती है, कमी किसके अंदर होती है, सिस्टम के अंदर कमी होती है। सिस्टम ही बच्चों को सही तरीके से चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसलिए जो बच्चा होता है वो फेल हो जाता है ना। तो ये बात सही है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। बच्चे के अंदर कमी निकालनी ही नहीं है आपको, ठीक है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने की सामर्थ्य नहीं। ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही था, सेकेंड वाला, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की
आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करते हैं। देखिए, जब भी टीचर बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज लाए या फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसमें चेंज लाए, तो ये कैसे क्लासरूम की बात हो रही होगी? या तो शिक्षार्थी केंद्रित, या तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम, या तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही होगी। ठीक है, तो अध्यापक केंद्रित नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित का मतलब टीचर सेंटर्ड यानी कि टीचर ही केंद्र में हो, ये गलत है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है आपकी एनईपी और एनसीएफ। प्रगतिशील, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। जो प्रगतिशील क्लासरूम होती है क्या करती है कि एज पर नीड एजुकेशन दो, जैसे कि बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, देखिए जो पाठ्य पुस्तक होता है बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होता है जो कि बच्चे को सीखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। व्यवहारवादी, जो व्यवहारवादी होते हैं वो तो सिर्फ अनुकरण इमिटेशन वगैरह की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरियस रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।